बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखो। तो फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2022-2023 और बड़े प्यारे प्यारे बैचेस लेके आए हम आप लोगों के लिए, है ना। और मेरी क्लासेस कब रहेंगी? मेरी क्लासेस रहेंगी मंडे और थर्सडे को 7 to 8 PM मंडे और थर्सडे को मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। तो आओ सोशल साइंस पढ़ेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने यहां तक पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज पढ़ लिए थे। ये सारे कंटेंट्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज तक हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। Causes of depletion of the flora and fauna, conservation of forest and wildlife in India, types and distribution of forest and wildlife resources, community and conservation। ये 4 टॉपिक आज हम करने वाले हैं और ये 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे भाई, फिर शायद 5 चैप्टर्स बचेंगे। फटाफट जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिविजन करेंगे और बिल्कुल तोड़ देंगे बिल्कुल एसएसटी को, है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। बहुत डिफरेंट तरीके की स्पीसीज जो है और बहुत ज्यादा अमाउंट में है। ज्यादा अमाउंट में इन द सेंस अलग अलग तरीके की स्पीसीज, डाइवर्स अमाउंट, मतलब उनकी डाइवर्सिटी का अमाउंट ज्यादा है। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट स्पीसीज आर वेरी मच, उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा। तो क्या है वो? बायोडाइवर्सिटी। वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। तो क्या है भैया? इंडियन बायोडाइवर्सिटी क्यों कम हो रही है? हमने देखा था ना पहले लेक्चर में, इसके पहले जो पार्ट आया था कि जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है, वो डिप्लीट होती जा रही है, एंडेंजर्ड हो रही है स्पीसीज, थ्रेटेंड हो रही हैं, एक्सटिंक्ट तक हो रही हैं। तो क्यों हो रही है? क्यों डिक्लाइन हो रहा है इंडियन बायोडाइवर्सिटी का? पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है फॉरेस्ट फायर्स। जंगलों में आग लग जाती है, उससे एनिमल्स जल के मर जाते हैं, स्पीसीज खत्म हो रही है। हंटिंग की वजह से पॉइजन कर दिया जाता है उनको, उनका हैबिटेट तोड़ा जा रहा है, उनका हैबिटेट को खत्म किया जा रहा है, पोचिंग की जा रही है, उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, और क्या? एनवायरमेंटल पोल्यूशन किया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है तो एनिमल्स मर जाते हैं, उनको हंट किया जाता है, उनको पॉइजन कर दिया जाता है, और क्या किया जाता है? उनका जो हैबिटेट, जैसे आपका घर कोई तोड़ देगा तो आप कहाँ रहोगे? आप नहीं रह पाओगे ना, आप यहाँ वहां भटकोगे। तो उनका हैबिटेट, उनका घर होता है, उनके हैबिटेट को ही तोड़ दिया जाता है, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से वो खत्म हो रहे हैं। पोचिंग की जाती है, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है मेडिसिनल चीजों के लिए या उनकी स्किन के लिए, उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मारे जा रहे हैं, तो वो कम हो रहे हैं। आगे क्या? पॉल्यूशन बढ़ गया तो उसकी वजह से भी उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी स्पीसीज कम हो रही है। तो ये क्या पढ़े हमने? ये पढ़े हमने फैक्टर्स विच लीड टू डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन आएगा, 6 पॉइंट्स लिख देना है, यू आर सॉर्टेड, सॉर्ट हो जाओगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक और कॉज है। क्या कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का? ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? एनवायरमेंट खराब हो रहा है हमारा। ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, ज्यादा फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। तो उसको बचाना है भाई, एनवायरमेंट को बचाना है, सेव करना है। आगे क्या बढ़िया पिक्चर लगाइए डू यू नो का, ऐसे पकड़ा है ऐसे, डू यू नो, है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला डू यू नो क्या है? ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। आपको पता है कि आधे से ज्यादा जो इंडिया का नेचुरल फॉरेस्ट है वो तो गया, इट इज गॉन, इट इज गॉन। फिर क्या है? 40% ऑफ इट्स मैंग्रोव इज वाइप्ड आउट। 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट ना, आप जब सुंदरबन डेल्टा जो है ना, जब ये जो
मैप होता है ना, ठीक है, यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, तो वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो पानी में रहते हैं, ठीक है, तो उसका 40% वाइप्ड आउट हो गया, 40% खत्म हो गया है, 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स आर ड्रेन्ड आउट, वेटलैंड्स खराब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं 1/3, 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड, 70% वाटर बॉडीज पोल्यूट हो गई हैं, खराब हो गई हैं. If hunting and trade of wild animals and valuable plants will continue, then thousands of plant and animal species will be heading towards extinction. पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर यही सिचुएशन चलती रही तो क्या होगा, एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ. क्या होगा, खत्म हो जाएगा. अगर हंटिंग और ये वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड चलता रहा, ये वैल्यूएबल प्लांट्स को हम एक्सप्लॉइट करते रहे, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो एनिमल स्पीसीज हैं, जो प्लांट की स्पीसीज हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. दे आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन, मूविंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन. बेटा पता जब पढ़ते हो ना तो काइंड ऑफ फ्लो चार्ट ऐसे, जैसे बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है ना और लगता है कि यार ये कैसे होगा, भूल ना जाए, तो उसका ना ऐसे छोटा छोटा करके ना ऐसे वो फ्लो चार्ट से बना लिया करो. जैसे मैं बताती हूँ, इसको आप कैसे बना सकते हो, देखो इसको ऐसे बना सकते हो, हंटिंग ऑफ क्या, वाइल्ड एनिमल, हंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन लिख दो. प्लांट्स, अगर ये क्या होती रही, ये कंटिन्यू चलती रही तो क्या होगा, उससे एक्सटिंक्शन हो जाएगा. देखो इतनी सी चीज में आपको याद हो गया, अगर हंटिंग और एक्सप्लॉयटेशन होता रहा काय का, वाइल्ड एनिमल का और प्लांट का, तो क्या होता रहा, क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा उनका. ठीक है, तो अगर हंटिंग और यही इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा तो कुछ टाइम बाद बहुत सारी स्पीसीज जो है एनिमल और प्लांट्स की, वो खत्म हो जाएंगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ओके आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, अब है नया टॉपिक, इंपैक्ट्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. भैया ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, व्हाट इज द इंपैक्ट, क्या हो रहा है इसकी वजह से. हम तो इंपैक्ट्स पढ़ेंगे, क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो पहला क्या है, the destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss will lead to loss of cultural diversity. हम देखते हैं जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व है ना बेटा, तो वहां पे इट इज इन एमपी, ऐसे बहुत सारे ना टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वहां पे ना एक डाइवर्सिटी है, क्योंकि टाइगर है वहां पे. एक कहते ना, जब ये डाइवर्सिटी रिच होता है ना तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी आती है. कल्चर हम देखते हैं कि यहाँ का, जैसे आप महाराष्ट्र चले जाओ तो वहां का कल्चर अलग है, ठीक है, और कहाँ आप एमपी चले जाओ, आप पंजाब चले जाओ तो वहां का कल्चर अलग है, मतलब वहां लोग अलग तरीके से रहते हैं. तो कल्चर कहीं ना हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे भी काइंड ऑफ डिपेंडेंट रहता है. तो क्या होगा, अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खराब होगा तो सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है वो, मतलब सिर्फ उनकी जाति, उनकी स्पीसीज खराब नहीं हो रही है, जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज है ना, सिर्फ वही खराब नहीं हो रही है. दैट इज नॉट अ बायोलॉजिकल इशू कि वो मर रहे हैं तो खराब नहीं. उसके कारण क्या हो रहा है, ये बायोलॉजिकल लॉस जो हो रहा है, ये जो खत्म हो रहा है, उसकी वजह से हमारी कल्चर डाइवर्सिटी भी जाएगी. जो कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं ना, वो डाइवर्सिटी, वो जो डाइवर्स है हमारा कल्चर, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खराब होगा. तो एक शॉर्ट में आपको क्या समझना है, यहां लिखती हूं मैं, इफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ खत्म, देन क्या होगा, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी खत्म. ऐसे याद रखो, अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खत्म होगा तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी क्या होगी, खत्म होगी. ओके आगे बढ़ते हैं. आगे क्या पॉइंट है, led to the poverty of many Indian and other forest dependent communities which are directly dependent on forest for food, drink, medicine, culture, spirituality, etc.
अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना जंगल में रहते हैं, ट्राइब्स हो गई, कम्युनिटीज हो गई, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो जंगलों पर डिपेंड करते हैं, वहीं से वो लकड़ी इकट्ठा करेंगे, वहीं रहेंगे अपने फूड के लिए। किसके लिए? अपने फूड के लिए, उनकी ड्रिंक के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए, उनके कल्चर, इवन उनकी स्पिरिचुअलिटी जुड़ी होती है, किसी पेड़ की पूजा करते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है भाई। ये कम्युनिटीज में जो लोग हैं, ऐसी ट्राइब्स में जो लोग हैं, इन चीजों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। तो ये जब फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, तो ये लोगों की ये जो डिपेंडेंसी है, भाई कहाँ जाएगा इंसान? अब उसको खाना नहीं मिलेगा, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हो तो खाना नहीं मिल रहा है, ड्रिंक नहीं मिल रही, मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो वो उसकी जो कहते हैं ना, वो भटक गया है कि अब भैया वो कहाँ जाए, क्या करे वो। तो उसके कारण क्या हो रहा है? वो पुअर होता जा रहा है, कम्युनिटी के लोग पुअर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पुअर हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बहुत सारे कम्युनिटीज जो इंडियन और जो दूसरे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पुअर बन रहे हैं, पॉवर्टी आ रही है। क्योंकि जिस चीज पे वो डिपेंड करते हैं, आप उसी चीज को ले रहे हो, आप उसी चीज को खत्म कर रहे हो, तो वो पुअर बन रहे हैं। आगे क्या लिखा है? विमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। विमेन, जो औरतें हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्ट होती हैं। क्यों होती हैं मैं बताती हूँ आपको। विमेन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कलेक्ट बेसिक सबसिस्टेंस नीड्स। देखो, विमेन है, बहुत सारे एरिया हैं जो आज भी बैकवर्ड हैं, जहां पे आज भी विमेन के ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम ही खाना बनाओगी, तुम ही पानी की व्यवस्था करोगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसिस्टेंस नीड्स, जो भी रहने के लिए जरूरत है, खाना, पानी, इन सब की व्यवस्था किसको करनी पड़ती? इन सब का अरेंजमेंट किसको करना पड़ता है? इन सब का अरेंजमेंट विमेन को करना पड़ता है। ठीक है, अब भैया विमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, विमेन को क्या करना है? ये जो सबसिस्टेंस नीड्स की जो भी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, वो विमेन के ऊपर है कि भैया विमेन लाके देगी, विमेन करेगी उसकी अरेंजमेंट। अगर रिसोर्स डिप्लीट होते रहे, जैसे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो विमेन को लकड़ी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, पानी खत्म हो रहा है, तो विमेन को पानी भरने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो विमेन को क्या करना पड़ता है? फिर बहुत बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत देर देर तक चलना पड़ता है, और ये सारी चीजें इकट्ठा करके लानी पड़ती है। तो उसके कारण क्या होता है? वो ना अपने बच्चों पे ध्यान दे पाती हैं, ना वो खुद की हेल्थ पे ध्यान दे पाती हैं। तो विमेन जो है वीक बनती जा रही है, वो हेल्दी नहीं रह पाती, उनको बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, तो वो बीमार भी हो जाती हैं। तो क्या हो रहा है? विमेन बहुत अफेक्ट हो रही है मेन से ज्यादा। विमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, विमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन, क्योंकि विमेन की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुमको ही खाने की व्यवस्था करनी है, तुमको ही पानी की व्यवस्था करनी है। और अगर रिसोर्सेस डिप्लीट हो गए, और रिसोर्सेस डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो विमेन का क्या बर्डन इंक्रीज हो जाता है। विमेन को दूर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए जाना पड़ता है। तो विमेन का क्या हो रहा है? बर्डन इंक्रीज हो रहा है। तो वो ना खुद की हेल्थ पे ध्यान दे पाती, ना अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाती है, और इसके बहुत ज्यादा बुरे रिपरकशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आर सीवियर ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन, इंड्यूस्ड फ्लड्स एंड पुअर्स आर बैडली अफेक्टेड। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? ये तो भैया डायरेक्ट इम्पैक्ट है, मतलब इनडायरेक्टली कहाँ इम्पैक्ट होता है? इनडायरेक्टली सीवियर ड्रॉट आ जाते हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, ठीक है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो सूखा पड़ जाता है, सीवियर ड्रॉट आ जाता है, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। अब भैया पेड़ रहें, अगर पेड़ रहेंगे तो पानी का बहाव रुकेगा, जब पानी फ्लो होके आएगा तो रुकेगा, पर पेड़ ही नहीं है तो पानी तो एकदम तेजी से बह जाता है। तो क्या हो रहा है? उसके कारण फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, और उसकी वजह से सिर्फ पुअर्स इफेक्ट होते हैं। भाई अमीर लोग तो चलो दूर जगह घर देख लेंगे या कहीं और चले जाएंगे, पुअर्स क्या करेंगे? उनके पास तो खाने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, हाँ, तो वो पुअर्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स के कारण क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स के कारण सीवियर ड्रॉट आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, और उसकी वजह से सिर्फ पुअर्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Therefore, forest and wildlife are very important. Thus, we need to adapt
गुड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन पॉइंट। क्या लिखा है इसमें कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज को अपनाना चाहिए जिससे हम फॉरेस्ट को बचा सकें, हम फॉरेस्ट को सेव कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये है नया टॉपिक भैया कि इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। Conservation has become important because of rapid decline in wildlife population and forest. Conservation क्यों important हो गया है? Conservation इसलिए important हो गया है क्योंकि rapid decline हो रहा है, rapidly बहुत तेजी से decline हो रहा है wildlife की population और forest में। फॉरेस्ट बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन तेजी से बहुत खत्म हो रही है, इसलिए हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। व्हाई? ये हो गया वाई कि क्यों जरूरत है। आगे देखते हैं। बिकॉज कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व्स आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बेटा ये ना सेम पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैपिडली डिक्लाइन हो रही है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन, फॉरेस्ट जो है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इसलिए हमें कंजर्वेशन करना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कंजर्वेशन से क्या होगा? कंजर्वेशन हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगी। जो डाइवर्सिटी है ना, जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज हैं अलग अलग तरीके के, जानवर हैं अलग अलग तरीके के, फॉरेस्ट हैं, इन सबको क्या करेगा? इन सबको कंजर्वेशन प्रिजर्व करेगा, इन सबको बचाएगा। हाँ, और क्या प्रिजर्व करेगा? हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रिजर्व करेगा। भैया पानी, हवा और मिट्टी, ये हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। पानी खत्म हो गया तो क्या पियोगे? हवा खराब हो गई, वैसे कितनी पोल्यूशन हो रही है, हवा खराब हो गई तो सांस लोगे तो क्या लोगे? हाँ, सॉइल खराब हो गई तो क्या होगा कि क्या खाओगे? तो क्या कंजर्वेशन से हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो भी सेव होंगे, वो भी प्रिजर्व होंगे। आगे क्या है? प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? वही डिफरेंट तरीके की, जैसे एक स्पीसीज है, एक जैसे मान लो एक तरीके, जैसे हाँ फॉर एग्जाम्पल डॉग है, डॉग की डिफरेंट स्पीसीज होती है ना, कि जर्मन शेफर्ड डॉग, पोमेरियन डॉग, हाँ, और लैब्राडोर। तो क्या ये डाइवर्स हैं? मतलब वो डॉग तो हैं पर उनका क्या वेरिएशन है, अलग अलग है, जेनेटिकली वो डाइवर्स हैं। तो वो क्या करेगा? जो प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा। वो जो ये डिफरेंट तरीके के एक तरीके की कैट है, मतलब कैट है, कैट के भी हम डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब डिफरेंट वैरायटी देखेंगे। तो क्या करेगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा। किसकी? एनिमल्स और प्लांट्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगा। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स लिए गए? देखते हैं। पहला स्टेप क्या लिया गया? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आया गया। ये एक एक्ट का नाम है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 में इसको लागू किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया, 1972 में आया ये। एंड हैज मेनी प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि जो हैबिटेट्स हैं, एनिमल्स के जो हैबिटेट्स हैं, हम उनको प्रिजर्व करेंगे, हम उनको बचाएंगे। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, और उसमें प्रोविजंस थे, उसमें स्टेप्स थे कि जो हैबिटेट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रोग्राम एम वाज टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम एंडेंजर्ड स्पीसीज। इस प्रोग्राम का एम ये था कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ऑलरेडी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो खतरे की कगार पे हैं, उनकी जो बची हुई पॉपुलेशन है, जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करेगा ये प्रोग्राम। तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? सबसे पहले हंटिंग को जो है बैन कर देगा कि आप हंट नहीं कर सकते। लीगल प्रोटेक्शन देगा उनके हैबिटेट्स को, जो हैबिटेट्स हैं, जैसे शेर है, शेर एक जगह पे रहता है, तो उस जगह को वो लीगली प्रोटेक्ट करेंगे कि आप उस जगह पे उसको, उस हैबिटेट को खराब नहीं कर सकते, अगर आपने खराब किया तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा।
तो लीगल प्रोटेक्शन दिया उन्होंने किसको, हैबिटेट्स को। रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, जो ट्रेड होता है ना बेटा वाइल्ड लाइफ में, कि एनिमल्स का भी ट्रेड कर रहे हैं, कि यहाँ से उनको वहां बेच रहे हैं ये, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ट्रेड जो वाइल्ड लाइफ में ट्रेड हो रहा है ना, जो उसकी मतलब वाइल्ड लाइफ के बेसिस पे ट्रेड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मेडिसिन या किसी भी चीज के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें रोक लगाएंगे। तो हंटिंग को बैन करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन देंगे उनकी हैबिटेट्स को, और जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ में उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इस प्रोग्राम में ये किया, ये मेजर्स थे, ये स्टेप्स लिए गए। इससे वो क्या करेंगे, इससे जो पॉपुलेशन बची हुई है उसको वो बचाएंगे। मतलब जो पॉपुलेशन, रिमेनिंग पॉपुलेशन है, वैसे ही ऑलरेडी एंडेंजर्ड हो गया है भैया, अब जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसको वो ये स्टेप्स फॉलो करके बचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वही सेम टॉपिक चल रहा है, कंफ्यूज मत होना कि इतना बड़ा, बहुत सारे स्टेप्स हैं तो हम वो स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वर एस्टैब्लिश्ड। जो आज हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख रहे हैं ना, ये तब एस्टैब्लिश की गई थी। क्यों एस्टैब्लिश की गई थी, इनको कंजर्व करने के लिए। नेशनल पार्क्स वो उसके लिए एस्टैब्लिश नहीं किए गए थे कि हाय हम देखने जाएंगे ये, ठीक है उधर जाते हैं देखने, बट उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, कि जो कंजर्व करना वाज द मेन मोटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क्स को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। फोर्थ पॉइंट, सेंटर गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा बेटा ये, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट also announced projects for protecting specific animals which were very threatened। मतलब ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड थे, ऐसे एनिमल्स जो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड थे, जो बिल्कुल बहुत उनको खतरा था, जैसे टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, कश्मीरी स्टैग, हंगूल, इसको हंगूल भी कहते हैं, क्रोकोडाइल के 3 टाइप्स, कौन कौन से, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एशियाटिक लायन सॉरी, ये सब क्या थे, ये सब थ्रेटेंड। यहां पे मैं लिख देती हूँ, टाइगर, ठीक है, और क्या था, टाइगर, हंगूल, इसको क्या कहते हैं, हंगूल को, कश्मीरी स्टैग। वन हॉर्न्ड राइनो, क्रोकोडाइल, बेटा क्रोकोडाइल में भी 3 टाइप थे, है ना, कौन से टाइप थे 3, एक तो सॉल्ट वाटर वाला जो खारे पानी में रहता है, एक फ्रेश वाटर वाला, ठीक है, और एक घड़ियाल, ठीक है। तो फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और घड़ियाल, और एक एशियाटिक लायन, ठीक है। ये सारे एनिमल्स, ये सारे क्या थे, एनिमल्स थ्रेटेंड थे, ये थ्रेटेंड थे। तो इनके लिए क्या बोला, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, कि इनको, इन्हीं एनिमल्स को जो प्रोटेक्ट करेंगे, ये जो थ्रेटेंड, बहुत ज्यादा थ्रेटेंड एनिमल्स हैं, इन स्पेसिफिक इन एनिमल्स के लिए हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। आगे, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक जिसको चिंकारा कहते हैं, स्नो लेपर्ड, उसको फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई, हंटिंग और ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। ये जो एनिमल्स है ना बेटा, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक और स्नो लेपर्ड, इनकी ना इनको हंट किया जाता था और इनको ट्रेड किया जाता था, पूरी इंडिया में इनको ट्रेड किया जाता था। तो उनको या तो फुल या फिर पार्शियल, मतलब पूरी तरीके से इन चीजों को बैन करेंगे या फिर पार्शियली थोड़ा थोड़ा करके इनको बैन करेंगे। तो ये इन एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन दी गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको, और बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है अपन को, ठीक है, ओके। टाइगर इज इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसी, टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसी है, सबको पता है, ठीक है। इन 1973 अथॉरिटीज को रियलाइज हुआ कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 55,000 से कितनी हो गई, 1827 हो गई भैया, बहुत ज्यादा कम हो गई। उनको रियलाइज हुआ कि टाइगर्स तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं।
फिर क्या थे मेन थ्रेट्स, क्या थे, मतलब उनको सबसे ज्यादा खतरा किन चीजों से था? पोचिंग, पोचिंग फॉर ट्रेड, उनको ट्रेड के लिए यूज किया जा रहा था। श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट खत्म हो रहा था। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, मतलब जिन स्पीसीज को वो खाते थे उनकी स्पीसीज कम हो रही थी, मतलब उनका जो फूड है वो कम हो रहा था। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी। टाइगर की स्किन का ट्रेड, मतलब टाइगर की स्किन को ट्रेड किया जाता, उसको बेचा जाता था, तो वो बढ़ रहा था। यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में उनकी बोन्स का यूज किया जाता है, तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज बढ़ रहा था। तो टाइगर्स को क्या किया, किल किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। तो इन चीजों की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो रही थी, टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। Therefore, these practices left the tiger population on the verge of extinction. इन चीजों के कारण, इन प्रैक्टिसेस के कारण टाइगर इस कगार पे आ गया कि वो खत्म हो जाएंगी, उसकी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। आगे क्या है, India and Nepal have 2/3 of surviving tiger population in the world, and these two nations are prime targets for poaching and illegal trading. इंडिया और नेपाल जो है ना, उसमें पूरे वर्ल्ड की टाइगर जितने भी हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं, 2/3 पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया और नेपाल में है। इतने टाइगर्स हुआ करते थे यहाँ पे। ठीक है, अब इतनी पॉपुलेशन है भैया, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण लोग यहीं आते हैं, इंडिया और नेपाल में ही आते हैं टाइगर्स को हंट करने के लिए, इलीगल ट्रेडिंग करने के लिए, उनको पोच करने के लिए, क्योंकि इंडिया और नेपाल में वर्ल्ड की 2/3 टाइगर पॉपुलेशन है। तो ये जो दो नेशंस हैं, ये दो कंट्रीज हैं, यहाँ पे ही लोग आते हैं पोचिंग के लिए और क्या करने के लिए, और ट्रेड करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे टाइगर्स को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लेके लाया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ कैंपेन है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है ये। और ये इंडिया, और यहाँ पे ये लॉन्च कब हुआ था, 1973 में इसको लेके आया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लेके आया गया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया कि हम भैया आप टाइगर को बचाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे कि इसको इस प्रोजेक्ट से हमको टाइगर को सेव करना है, टाइगर की जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसको सेव करना है। आगे देखते हैं क्या है। टाइगर कंजर्वेशन वाज नॉट ओनली टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट इज मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। मतलब टाइगर का ये जो कंजर्व किया गया सिर्फ टाइगर को ही बचाने के लिए नहीं, पर जो बायोटाइप थे, जो स्पीसीज थी जो बहुत अमाउंट में, उनको भी कंजर्व करने के लिए टाइगर का कंजर्वेशन बहुत जरूरी था। ओके, हम कुछ नेशनल पार्क्स देखेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। मनस टाइगर रिजर्व असम में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको दो चार बार आप रीड करोगे ना, आपके टिप्स पे आ जाएंगे कि ठीक है, अच्छा ये तो सुना है मैंने, ये नेशनल पार्क तो सुना है मैंने, हो जाएगा वो। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ इन जगहों पे टाइगर्स को प्रिजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है, टाइगर्स को प्रिजर्व किया जाता है, उनको बचाया जा रहा है इन जगहों पे। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक डू यू नो वाला पेज आया। भैया देखो कितना बढ़िया बच्चा है, कह रहा है डू यू नो, वो आपको बता रहे कि आपको पता है क्या, क्या पता है, देखते हैं। अब ना नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। न्यू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स नाउ आर फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब जो नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जैसे टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, वो किसके लिए था, टाइगर्स को बचाने के लिए था। अब जो नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वो सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं बचाएंगे, वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए आ रहे हैं। और बहुत सारी डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स सर्च किए जा रहे हैं कि कैसे, ढूंढ रहे हैं कि क्या हम स्टेप्स लें, क्या करें जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। सिर्फ एनिमल्स को नहीं, पर पूरी बायोडाइवर्सिटी को, पूरी स्पीसीज को हम बचा सके, हम कंजर्व कर सकें। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नए मेजर्स सर्च कर रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी उनका मोटो है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे।
तो इवन इतना कि इंसेक्ट्स भी, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो तक प्लानिंग का हिस्सा बन गए हैं। अब इतने जोरों शोरों से कंजर्वेशन किया जा रहा है। सेकंड, डू यू नो क्या है? इन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था एक 1980 और 1986 में। बहुत सारी बटरफ्लाईज, मोथ्स, बीटल्स और एक ड्रैगन फ्लाई, इनको भी कहाँ ऐड किया गया है? प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में। मतलब इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इवन देखो, ये बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मोथ्स को, बीटल्स को, ड्रैगन फ्लाई को, इनको भी क्या किया जा रहा है? इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और 1991 में पहली बार प्लांट्स जो हैं उनको, प्लांट्स की 6 स्पीसीज को, 6 स्पीसीज को लिस्ट में ऐड किया गया था, प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया था कि हम प्लांट्स को भी बचाएंगे, प्लांट्स को भी सेव करेंगे। तो 1991 में पहली बार प्लांट्स की 6 स्पीसीज को प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाला गया था। आगे देखते हैं, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। नया टॉपिक भैया, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। डिफरेंट टाइप्स के हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है? It is difficult to manage, control and regulate forest. Okay. किसी भी इतना बड़ा फॉरेस्ट है, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है। इजी नहीं है ये। क्या इजी नहीं है? It is difficult to manage, control and regulate forest. फॉरेस्ट को रेगुलेट करना और फॉरेस्ट को कंजर्व करना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या हो रहा है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट ओन कर रही है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी इनको क्या कर रहा है? वो उनको मैनेज कर रहा है। अब फॉरेस्ट को क्लासिफिकेशन देखेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं बेटा। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, इन फॉरेस्ट में होती है। और in reserved forest local people are prohibited unless specifically allowed by a forest officer। मतलब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, इनमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि लोकल पीपल भी इन फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो क्या कौन इनको अलाउ करता है? जब जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है ना, वो इनको अलाउ करेगा कि आप इस जगह पे जा सकते हो, और थोड़ा सा जैसे अगर उनको कुछ चाहिए, मान लो लकड़ी चाहिए, तो उनको फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछना पड़ेगा कि भैया हम जाके लकड़ी ले लें क्या? तो फॉरेस्ट ऑफिसर उनको परमिशन देगा, फिर वो लोकल पीपल उन फॉरेस्ट में जा सकते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दीज आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट। मोर देन हाफ, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है ना, पूरा जितना भी टोटल फॉरेस्ट है, मोर देन हाफ काय में आ गया? रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आ गया है, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गया। इतने फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा रहा है, और ये बहुत वैल्यूएबल फॉरेस्ट होता है, बहुत वैल्यू है इस फॉरेस्ट की। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट एरिया का 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। किसने बोला है इसको ऐसा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया रहेगा उसका 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहेगा। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। इन फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि ये और डिप्लीट ना हो। जो लैंड है यहाँ पे, फॉरेस्ट लैंड है जो, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि और खराब ना हो, क्योंकि खराब हो रहा था तो और खराब ना हो, ऐसे इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है? थर्ड कैटेगरी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ये वो फॉरेस्ट है, ऐसे फॉरेस्ट हैं और ऐसे वेस्ट लैंड्स हैं जो कि दोनों गवर्नमेंट भी इनको ओन करते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज भी इनको ओन करती है। मतलब इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि गवर्नमेंट ओन करेगा या लोकल कम्युनिटी ओन करेगी, नहीं, अनक्लास्ड है। प्राइवेट भी ओन करते हैं फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट भी देखती है, कम्युनिटीज भी देखती है इनको। आगे बढ़ते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट अभी हमने देखे और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अभी हमने देखे, इनको हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनको क्यों मेंटेन किया जा रहा है? इनको मेंटेन किया जा रहा है ताकि टिम्बर प्रोड्यूस हो सके, दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम
प्रोड्यूस कर सकें और प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए। तो क्यों उनको मेंटेन किया जा रहा है? ताकि हमें टिम्बर मिल सके और क्या, और हमको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मिल सके, और उनको उनकी प्रोटेक्शन तो एक मोटो है ही, तो प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए भी। मध्य प्रदेश हैव लार्जेस्ट एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट, यहाँ पे ऑफ आएगा बेटा। मध्य प्रदेश हैव लार्जेस्ट एरिया ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट, जो मध्य प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, मतलब 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट है। आगे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है इनके पास रिजर्व्ड फॉरेस्ट का, मतलब यहाँ पे इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं। और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो इन एरिया में रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और इन एरिया में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। आगे ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? ये जो है ना, ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे सारे क्या हैं देखते हैं क्या है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ गुजरात के पार्ट, उनके पास क्या है, वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट आर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब क्लासिफिकेशन नहीं है, उनको रिजर्व नहीं बोला गया है, उनको प्रोटेक्टेड नहीं बोला गया है। वहां पे गवर्नमेंट भी ओन करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी देखते हैं और कम्युनिटीज भी देखती हैं। तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और कुछ गुजरात के पार्ट में बहुत ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है और वो लोकल कम्युनिटीज मैनेज करती हैं उनको। कौन करती है? अभी मैंने देखा, बताया था ना, उसको गवर्नमेंट भी मैनेज कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी मैनेज कर सकता है और लोकल कम्युनिटीज भी मैनेज कर सकती है। तो यहाँ पे कौन लोकल कम्युनिटीज मैनेज कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या है? ये कम्युनिटी कैसे कंजर्व करेगी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल कैसे कंजर्व करेगा। इंडिया इज होम टू ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। हम जानते हैं कि हमारी इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स और कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके हैबिटेट को कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब इन कुछ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट में रहती हैं। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, ट्राइब्स, ये कहाँ रह रही हैं? फॉरेस्ट में रह रही हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? उन फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है। तो क्या हो रहा है? उनका हैबिटेट कंजर्व हो रहा है ना, मतलब जिस एरिया में वो रह रहे हैं तो उसको बचा रही हैं, वो कंजर्व कर रही हैं, उनका हैबिटेट कंजर्व हो रहा है। उसके वजह से क्या होगा? उनका लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योर होगा। मतलब ये कम्युनिटीज बहुत लंबे टाइम, अगर ऐसा डिप्लीशन होता रहा तो बेघर हो जाएंगी। वो कम्युनिटीज के पास सही मतलब उनका हैबिटेट नहीं रहेगा तो वो बेघर हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड के लिए, लंबे समय तक वो वहां पे जीवन यापन कर सके, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो कंजर्व कर रही है फॉरेस्ट को, तो उससे उनको बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पे जो विलेजर्स हैं, दे हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय कोटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वहां पे ना इस जगह पे ना माइनिंग की जा रही थी। ठीक है, माइनिंग की जा रही थी, तो उन्होंने क्या, विलेजर्स ने फाइट करी, फॉट किया, उन्होंने बहुत लड़े। और किस चीज को लेके लड़े? क्या बोल के लड़े? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यूज किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि हमारे पास अधिकार है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पे सेव किया जाना चाहिए, कंजर्व किया जाना चाहिए, तो आप यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को उन्होंने कोट किया और वो माइनिंग के अगेंस्ट लड़ने को तैयार हो गए। इन मेनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कि विलेजर्स खुद वो अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है कि बचाओ, सेव करो, बट ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे विलेजर्स कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे। आत्मनिर्भर बनना उनको कि हमसे सब हो पाएगा, हम खुद कर लेंगे। तो बहुत सारे विलेजर्स ऐसा भी करते हैं। इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहां के 5 गांवों के इनहैबिटेंट्स जो वहां पे रहते हैं, उन्होंने क्या किया है? 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट के 1200 हेक्टेयर 1200 हेक्टेयर्स एरिया को
क्या भैरवदेव दाकव सोनचुरी के नाम से डिक्लेयर कर दिया है। ओके, भैरवदेव दाकव सोनचुरी के नाम से उन्होंने उस उतने एरिया को डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे भैया वहां पे, वो विलेजर्स के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, और वो हंटिंग और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, हंटिंग को बैन करेंगे कि भैया हमको यहाँ हंटिंग नहीं चाहिए। जो बाहर का इंक्रोचमेंट होता है, जो बाहर के लोग आते हैं, है ना, जो बाहर के लोग आते हैं और हंटिंग करने लगते हैं और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्होंने कहा ये सब यहाँ नहीं चलेगा, इन सबको हम यहाँ बैन करेंगे, हंटिंग को बैन करेंगे, हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे आउटसाइड इंक्रोचमेंट से, और हम खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, हमारी चलेगी, यहाँ पे किसी और की नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेक्रेड ग्रोव्स। ये भी बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक टॉपिक है, देखते हैं। नेचर वर्शिप इज एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन अ बिलीफ दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। नेचर वर्शिप मतलब जो हम नेचर की वर्शिप करते हैं ना, नेचर को पूजते हैं, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये एक ट्राइबल बिलीफ है। ट्राइब्स तो आज भी नेचर को पूज रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं। और वो किस बिलीफ पे है ये? वो एक बिलीफ है कि जो भी क्रिएशंस हैं नेचर की, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वो मानते हैं कि जो भी नेचर की क्रिएशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, तो वो उनकी पूजा करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। Such beliefs have preserved several virgin forests. और इन बिलीव्स के कारण, क्योंकि लोग वहां पे फॉरेस्ट को छूने नहीं देते, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप काटने आओगे ना, वो खड़े हो जाएंगे वहां पे कि नहीं कैसे काट रहे हो, आप नहीं काट सकते। तो ऐसे बिलीव्स की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो वैसे की वैसे ही हैं, उनको किसी ने आज तक टच भी नहीं किया है, उनको हाथ भी नहीं लगाया है किसी ने कि भैया उनको किसी ने उनके ऊपर कुल्हाड़ी चला दी हो या आरी चला दी हो और काट दिया हो पेड़ को। नहीं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे इन बिलीव्स की वजह से उनको कंजर्व किया जा रहा है और आज भी वो वैसे ही हैं। क्या उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। वो बोलते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे भगवान और देवियों के फॉरेस्ट हैं, गॉड एंड गॉडेसेस के फॉरेस्ट हैं, ये सेक्रेड ग्रोव्स हैं, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। These are left untouched by the local people. वहाँ के लोकल पीपल भी उन फॉरेस्ट को हाथ नहीं लगाते हैं। And any interference with them is banned. और अगर कोई भी इंटरफेरेंस उन फॉरेस्ट से आप नहीं कर सकते, वो बैन है। Societies worship particular tree which have preserved from time immemorial. बहुत सारी सोसाइटीज, अब जैसे हम ही लोग हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद बनियन ट्री है उसकी पूजा करते हैं, है ना। तो ये कुछ ट्रीज भी हैं जिनको सेक्रेड मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो कुछ पर्टिकुलर ट्री को प्रिजर्व करती हैं, टाइम इमेमोरियल से प्रिजर्व करती आ रही, उनको पूजा करती हैं, उनको वर्शिप करती हैं। आगे क्या है, द मुंडाज एंड द संथल ऑफ छोटा नागपुर। मुंडाज और संथल ये क्या है, ट्राइब्स हैं छोटा नागपुर की। वो किसको, महुआ एक ट्री है, इसका नाम क्या है, बासिया लतीफोलिया। ये ट्री है महुआ, इसका साइंटिफिक नाम है बासिया लतीफोलिया। और कदम, इसका नाम है एंथोकेफेलस कदम्बा। क्या गजब गजब नाम होते हैं ना, एंथोकेफेलस कदम्बा ट्रीज। ये दो ट्रीज हैं, महुआ और कदम्ब, ये दो ट्रीज हैं जो कि प्रिजर्व की जा रही हैं। कैसे, उनको वर्शिप करते हैं। मुंडाज और संथल्स जो हैं छोटा नागपुर के, वो महुआ और कदम्ब जो ट्री हैं उनको वर्शिप करते हैं, उनको पूजते हैं और उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, उड़ीसा और बिहार की जो ट्राइबल्स हैं वो टैमरिंड, इमली के पेड़ को पूजते हैं, टैमरिंडस इंडिका, इसको पूजते हैं। और मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो की ट्री को पूजते हैं का वेडिंग्स में। जो उड़ीसा और बिहार के लोग हैं वो इमली और आम के पेड़ को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं उनकी वेडिंग्स रिचुअल्स में। जो जब शादियां होती है ना तो इन दो पेड़ों की पूजा की जाती है। पीपल एंड बनियन ट्रीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड। मैंने अभी बताया ना, पीपल और जो बनियन ट्री है, पीपल और बरगद का पेड़ जो है
उसको भी सेक्रेड माना जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। इंडियन सोसाइटी हैव सेवरल कल्चर्स, इंडिया की हम वो तो हमें पता है भैया, हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, तो हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं और हर कल्चर का खुद का एक ट्रेडिशन है, और वो ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं कंजर्विंग नेचर हैं, मतलब वो नेचर को कहीं ना कहीं कंजर्व कर रही हैं। वो उन ट्रेडिशंस का नेचर ही ऐसा है, वो ट्रेडिशंस ऐसी हैं कि वो हमारे नेचुरल चीजों को, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर रही हैं। तो ये अच्छी चीज है ना, ये चीज अच्छी है कि चलो एक कंजर्वेशन हो रहा है, हमारे नेचर का कंजर्वेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सेक्रेड ग्रोव्स ही चल रहा है अभी, ठीक है। क्या है, some sacred qualities are assigned to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. For example, इसको एग्जाम्पल से समझो, मैकाउस एंड लंगूर्स। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बंदर रहते हैं, टेम्पल्स के अराउंड बंदर रहते हैं। आप जाते तो वो बंदर आपसे का फोन छीन लेंगे, आपका चश्मा ले जाएंगे, आप कुछ खाने का होगा तो बोले, और आप उनसे कुछ कह नहीं सकते। तो क्या वहां पे उन बंदरों को एक कहते हैं ना जगह दी है, उस कम्युनिटी में एक जगह दी है कि वो लोगों के साथ रहेंगे, सब करेंगे, उनसे आप कुछ कह नहीं सकते। तो क्या उनको एक सेक्रेड माना जा रहा है। अराउंड मेनी टेम्पल्स, मैंने बताया लंगूर्स एंड मैकाउस अराउंड मेनी टेम्पल्स के अराउंड उनको डेली खिलाया जा रहा है, और उनको टेम्पल डिवोटी के टाइप जैसे उनको एक अधिकार दिया जा रहा है कि वो क्या है, वो भक्त हैं, वो जो टेम्पल है उस टेम्पल के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त हैं, उनको एक डिवोटी का एक डिवोटी का औधा दिया है, और इसलिए उनको डेली खिलाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं सम सीक्रेट क्वालिटीज, मतलब कुछ माउंटेन पीक्स को, स्प्रिंग्स को, प्लांट को, एनिमल्स को, इनको क्या दिया जाता है, इनको एक औधा दिया जाता है, इनको बोलते हैं कि नहीं, इनको हम बहुत मानेंगे, दिल से मानेंगे, और इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल में आपने बंदर वाला एग्जाम्पल देख ही लिया कि भैया बंदर हैं, वो टेम्पल के डिवोटी माने जाते हैं, और उनको इसलिए डेली खिलाया जाता है, और उनको क्या किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे भी लोगों को कह रही हूँ मैं, ऐसे भी एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आगे क्या है, इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान के अराउंड जो बिश्नोई विलेज है, ठीक है, जो बिश्नोई विलेज है, सॉरी राजस्थान में जो बिश्नोई विलेज है, वहां पे हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक इज एन एनिमल, उसको हम चिंकारा भी कहते हैं, नीलगाय एंड पिकॉक्स, इनको क्या माने जाते हैं, इन तीन एनिमल्स को वो बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी का पार्ट है। बिश्नोई विलेज में और उसके अराउंड, ये कहाँ है, बिश्नोई विलेज कहाँ है, राजस्थान में है, बिश्नोई विलेज इज इन राजस्थान। तो बिश्नोई विलेज में और बिश्नोई विलेज के अराउंड कौन से एनिमल्स को, ब्लैक बक को, नीलगाय को और पिकॉक को बोलते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, उनको कोई हार्म नहीं करता है। अब भैया फिर से आ गया डू यू नो पेज। तो क्या हम यहाँ पे चिपको मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। चिपको मूवमेंट में क्या होता था, जब पेड़ काटने जाते थे तो लोग वहां ना पेड़ से चिपक जाते थे कि अब आप पेड़ काटोगे तो आपको पेड़ के साथ हमें भी काटना पड़ेगा। तो ऐसे वहां पे क्या डिफॉरेस्टेशन को बचाया गया। तो हिमालयाज में चिपको मूवमेंट इन हिमालयाज हैज सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, वहां पे डिफॉरेस्टेशन को रोका गया है इस मूवमेंट की वजह से। और ये शो करता है कि कम्युनिटी जो है वो पेड़ों को एफॉरेस्टेशन, मतलब वो एफॉरेस्टेशन कर सकती है। कम्युनिटीज जो लोग वहां रहते हैं उनकी मदद से हम और पेड़ लगा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। और जो इंडिजिनस स्पीसीज है, मतलब जो इंडिया में जो हमारी लोकल स्पीसीज है प्लांट्स की, पेड़ की, उन स्पीसीज से एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। मतलब कई बार क्या होता है ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा तो हम दूसरी स्पीसीज जो है वो लगा देते हैं, बट नहीं, ये चिपको मूवमेंट की मदद से हिमालय में डिफॉरेस्टेशन कम हुआ, डिफॉरेस्टेशन को रोका जा रहा है। और कम्युनिटी जो है वो जो लोकल स्पीसीज है पेड़ की, उनको लगा के एफॉरेस्टेशन कर रही हैं। ये पॉसिबल है और ये सक्सेसफुल है, ऐसा कर सकते हैं। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, ये एक आंदोलन है। ऐसे जब ग्रुप्स बनाएंगे तो उनकी, ये ग्रुप कहाँ है, तहरी में बनाया गया। एंड नवदन्या, ये क्या बताते हैं, बीज बचाओ आंदोलन एंड नवदन्या, ये क्या बताते हैं
कि एडिक्वेट लेवल है ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स एंड पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली feasible। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या, ये ऐसे दो ग्रुप्स हैं, ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हम लोकली भी, मतलब बिना किसी केमिकल का यूज किए, क्या बिना किसी सिंथेटिक केमिकल का यूज किए हम एक बहुत डाइवर्सिफाइड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की खेती कर सकते हैं। वो सिंपल जैसे लोकल तरीकों से, लोकल नॉर्मल जो हम जैसे खेती करते हैं वैसे करके बिना किसी केमिकल का यूज किए हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, और वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, मतलब वो उसमें ज्यादा ऐसा खर्चा भी नहीं आएगा और वो पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर डालो तो ही अच्छी खेती होगी, नहीं। ये दो, बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या, ये दो ऐसे मूवमेंट्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं, ये इनकी मदद से हमें ये देखने को मिलता है कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स जो है वो ग्रो की गई हैं बिना किसी केमिकल के यूज किए। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट, इसके नाम ही से समझ आ रहा होगा, जॉइंट, कुछ लोग जुड़े हुए हैं इसमें। कैसा? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको JFM प्रोग्राम भी कहते हैं। इट इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब इस पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट है। क्या है? लोकल कम्युनिटीज यहाँ पे पार्ट ले रही हैं। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से हम देखते हैं कि लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो मैनेज कर रही हैं, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको सुधारने में, उसमें सुधार लाने में ये लोकल कम्युनिटीज भी पार्ट ले रही हैं, उसमें मैनेजमेंट मतलब उसमें उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी मैनेजमेंट कर रही हैं। दिस प्रोग्राम इज सिंस 1988। JFM कब आया था? 1988 में ये JFM आया था। When state of Odisha passed the first resolution for joint forest management, जो उड़ीसा का स्टेट है, जो उड़ीसा है, उसने पास किया था क्या? उसने पहला रेजोल्यूशन पास किया था। उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट जिसने पहला जॉइंट फॉरेस्ट, मतलब ऐसा मैनेजमेंट किया जाना चाहिए कि लोकल कम्युनिटीज का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट उड़ीसा ने पहली बार पास किया था और 1988 में JFM जो है वो आया था। थर्ड पॉइंट क्या है? JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस which does the protection activities mostly on degraded forest land managed by forest department। forest department जिस land को manage कर रही है, forest department के अंडर जो degraded forest है, तो उस फॉरेस्ट को लोकल विलेजेस, जो लोकल पीपल है, हमने JFM में क्या देखा? यहाँ पे लोकल विलेज के लोगों का, लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या लोकल विलेज, जो लोकल लोग हैं, लोकल विलेज के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटेक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं किसका? डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड का। ऐसा फॉरेस्ट लैंड जो खराब हो रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। आगे क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, वही चल रहा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये उसमें वहां पे उस स्लाइड पे बना नहीं, इसलिए इसमें लिख दिया है एक्स्ट्रा पॉइंट। इन रिटर्न मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर गिवन। देखो, ये ना कहीं लोगों को काइंड ऑफ लालच भी दिया गया कि आप बचाओगे तो आपको इसका फ्रूट भी मिलेगा। तो क्या मिलेगा? उन कम्युनिटीज को क्या दिया जाता है? उन कम्युनिटीज को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कैसे बेनिफिट्स? जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। मतलब आप अगर अच्छे से प्रोटेक्शन करोगे तो आपको भागीदारी मिलेगी। जो भी टिम्बर हार्वेस्ट हो रहा है, जो भी वहां पे खेती हो रही है, हार्वेस्ट किया जा रहा है टिम्बर, उसको क्या? उसमें आपको शेयर मिलेगा, उसमें आपको थोड़ी बहुत मिलेगा, मतलब वो टिम्बर आपको भी थोड़ा बहुत मिलेगा। मतलब ऐसा है कि आप खीर बनाओगे, तो अगर आप खीर बना रहे हो तो वो खीर है तो हमारी, पर उसमें से भी हम थोड़ी सी आपको दे देंगे। ऐसा मतलब अगर आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको फॉरेस्ट से जो भी वहां पे प्रोटेक्शन की जा रही है और फिर जो भी टिम्बर हार्वेस्ट किया जा रहा है,
जो भी टिम्बर वहां से हार्वेस्ट करके जाता है उसमें से थोड़ा बहुत शेयर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। वो लोकल लोग वहां पे कंजर्वेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत भागीदारी दी जाती है। तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसा बोला तो लोग फिर वो मोटिवेट हो जाते हैं कि ठीक है यार, हमको यहाँ से थोड़ा सा टिम्बर मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमको फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिलेंगे, और क्या हमको ना गिफ्ट मिलेगा, कि हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें गिफ्ट मिलेगा। तो इसलिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल पीपल प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है कि उनको भी शेयर मिलता है, जो भी हार्वेस्ट किया जाएगा फॉरेस्ट में उनको उसका शेयर मिलता है। ठीक है। इन इंडिया बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, हम क्या जो भी हमने पूरा पढ़ा ना उससे हमें एक चीज पता चलती है, इसमें इंडिया में जो भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो भी एनवायरमेंट के साथ खराब हो रहा है, और जो भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एनवायरमेंट के साथ जो भी खराब हो रहा है और जो भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जो भी अच्छा हो रहा है, उसमें क्या लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व होती ही हैं। मतलब लोगों की वजह से ही डिस्ट्रक्शन होता है और लोगों की वजह से ही रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो क्या पता चलता है, इंडिया में जो भी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है और जो भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है और जो भी बुरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल लोग हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट में। मतलब पहले अगर उन्होंने ढंग से मैनेज नहीं किया तो क्या हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर अगर उन्होंने अच्छे से मैनेज किया तो क्या हो रहा है, एनवायरमेंट अच्छा हो रहा है, एनवायरमेंट का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एनवायरमेंट की रिकंस्ट्रक्शन में भी और डिस्ट्रक्शन में भी हमेशा इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, लोकल कम्युनिटीज की। तो लोकल कम्युनिटीज चाहें तो वो अगर चाहती है ना तो वो कुछ भी कर सकती हैं, वो उस फॉरेस्ट को बचा सकती हैं अगर सही मेजर्स लिए गए तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म, खल्लास। तो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तो फिर अब हम नया चैप्टर लेके आएंगे, नया सब्जेक्ट लेके आएंगे, है ना। उसके पहले न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, कौन सा, 2022-2023। और मैं हूँ आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर, और मैं आपको मंडे और थर्सडे को, मेरी 10th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो मंडे और थर्सडे को आएंगे 7 से 8 PM में। और इस लेक्चर के आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो, किस चीज से डाउनलोड कर सकते हो, स्कोर प्लस हमने एक बहुत बढ़िया ऐप डेवलप किया है, तो ये ऐप आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, तो इसको यूज करो, इसका फायदा उठाओ। ऐप पे जाओ और इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करो और सोशल साइंस को पढ़ो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।